नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए भारतीय इतिहास का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि भारतीय इतिहास ही फर्स्ट टॉपिक है। 5 नंबर में आएगा ये आपके पेपर में। और इसमें भी पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पैट के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी सिलेबस में दे रखे हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट ही टॉपिक ही है, और फर्स्ट टॉपिक में भी सिंधु घाटी सभ्यता हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और आपको इससे जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा भाई सेम डिक्टो नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे या मैं किसी भी तरह से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और आज की क्लास का आगाज करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी शुरू हुई थी वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चली है। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी। 1856 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेज थे, जो उन्होंने को क्या मिले थे, इन्होंने एक जीवाश्म इकट्ठे की, क्या किए, फॉसिल्स इकट्ठे किए। ठीक है, तो इन फॉसिल्स को इकट्ठा करा था इन्होंने, और इन फॉसिल्स को कहाँ पर जाके रख दिया, एक इंडियन म्यूजियम था जो कि कोलकाता में था। ये आज के समय में हमारा बिगेस्ट म्यूजियम है इंडिया का। ठीक है, तो इन्होंने इन जीवाश्मों को ले जा करके यहाँ पर रख दिया। तो इसीलिए ये भारतीय पुरातत्व के जनक कहे गए। क्या कहे गए, अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। आगे बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक हमारे एक गवर्नर हुए थे, भारत के गवर्नर, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि जो ये जीवाश्म इन्होंने इकट्ठे किए थे उसमें थोड़ी सी रुचि दिखाई। क्या दिखाई, रुचि दिखाई। और क्या बना दिया, रुचि दिखाई तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1905 में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इन्होंने बना दिया। और इस विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया, इन्होंने अध्यक्ष बनाया जॉन मार्शल। किसको बनाया, जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बना दिया। अब जॉन मार्शल ने क्या किया, जॉन मार्शल ने दो लोगों को अपॉइंट किया। एक तो थे दयाराम साहनी और दूसरे थे आपके रखालदास बनर्जी। ठीक है, तो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी को जॉन मार्शल ने अपॉइंट किया। तो इन्होंने क्या किया कि खुदाई की, जीवाश्म इकट्ठे किए। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की रावी नदी के किनारे, और रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की सिंधु नदी के किनारे। और ये दोनों सभ्यताएं मिलकर के, ठीक है, दोनों सभ्यताएं मिलकर के क्या कहलाई, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। ठीक है, फिर आगे चल के और इसमें खोजें की, और लोगों ने खुदाई की तो और जीवाश्म इकट्ठे किए। तो इस तरह से इन्होंने खोज करते चले गए। अब देखिए, ये जो सभ्यता थी एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी रावी नदी के किनारे मिली थी, एक शहरी सभ्यता थी और आकार इसका कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, ये कैसी सभ्यता थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्यों बोला गया कांस्य युगीन, क्योंकि इसमें कांसे का यूज होता था। कांसा एक धातु थी जो कि कॉपर और टिन को मिला करके बनाई जाती थी। ये जो सभ्यता थी नगर नियोजन मतलब कि नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगर नियोजन था मतलब नगर की तरह था। इसमें जल निकासी जो है इम्पोर्टेंट है, मतलब नगरों में जैसे जल निकल जाता है बाहर एकदम, ठीक है, शहर से, तो जल निकासी प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब जो मैंने बताया इसमें त्रिभुजाकार सभ्यता थी। देखो इस तरह से मैंने त्रिभुज के थ्रू मैंने इसको इंडिकेट करने की कोशिश की, आपको समझ में आएगा। देखो नॉर्थ, नॉर्थ मतलब कि उत्तर, उत्तर में किधर तक फैली हुई थी, ये मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी, चिनाब नदी तक, चिनाब नदी थी वहां पे। ठीक है, और साउथ में बात करें मतलब कि दक्षिण में बात करें तो ये देमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, गोदावरी नदी है यहाँ पर बहती थी। और पूरब और पश्चिम की बात करें तो पूरब, ईस्ट, पूरब की बात करें तो पूरब में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, यहाँ पर एक हिंडन नदी बहती थी। और पश्चिम में बात करें तो सुक्का गेन डोर, सुत्का के डोर बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी, दास्त या दास्क, कहीं कहीं दास्क लिखा आएगा, कहीं कहीं दास्त लिखा आएगा, तो दोनों ही सही है, बस आपको आंसर टिक करना होता है। दास्क नदी तक फैली हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी, त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब इस सभ्यता का काल निर्धारण कैसे हुआ है, तो इसका काल निर्धारण मतलब कि इस ये सभ्यता उस समय तो कोई था नहीं, उस अभी आज के टाइम के लोग उस समय तो होंगे नहीं, तो कैसे निर्धारण करते हैं हम, कार्बन डेटिंग के थ्रू इसका निर्धारण करते हैं। तो इसका जो निर्धारण हुआ रेडियो कार्बन 14,
जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कितना बताया गया? 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक ये माना गया है। ठीक है, अब बात करें कि ये तो इसके अकॉर्डिंग है, पर काल निर्धारण का सबसे पहले जो सर्वप्रथम प्रयास जो किया था, सबसे पहला जो प्रयास किया था वो किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, अंडरलाइन मैंने कर दी, इंपॉर्टेंट नाम जो भी हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी हैं वो भी अंडरलाइन करने की मैंने पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने सबसे पहला प्रयास किया था, पर कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग इसका जो टाइम पीरियड है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने ये काम किया कब था? 1931 में किया था। ठीक है, 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग कितनी बताई थी? 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व इन्होंने निर्धारित की थी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे जो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा सर्वमान्य है वो कितनी है? 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। अब आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के कारण महत्वपूर्ण स्रोत का उत्खनन जो प्राप्त हुआ है वो क्या मिला है? मानव का कंकाल मिला है। ठीक है, जो भी खोज से मतलब जो भी खोज के बारे में हम जान रहे हैं तो वो किससे पता लगा रहे हैं ये लोग? ठीक है, जो भी खोज करता है वो किससे पता लगा रहे हैं? तो ये मानव कंकाल मिल रहे हैं, उनसे अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सभ्यता इतनी पुरानी है, इसमें ये हुआ, ये सब जाते मानव कंकाल से इन्होंने पता लगाएंगे। अब साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति, मतलब कैसी प्रजाति थी? वहां मिश्रित प्रजाति थी, मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थी। कितनी प्रजातियां थी इसमें? 4 प्रकार की प्रजातियां थी, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पहली थी, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रजाति यहाँ पर थी। कौन कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। ठीक है, इस तरह से 4 प्रजातियां इसमें थी। आगे बात करें हम लोग, विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का निर्माता जो माने गए हैं, किसने इसका निर्माण किया है, मतलब ये कौन लोग थे? ठीक है, तो इसमें जो 4-5 नाम आते हैं वो हैं द्रविड़, बहुई, सुमेरियन, बाहीक, असुर, दारू, ठीक है, और आर्य। ठीक है, इनको बोला गया है, इनसे संबंधित ही, इन प्रजातियों से संबंधित ये सभ्यता थी। पर जो सर्वमान्य सत्य या ज्यादा साक्ष्य जिसके मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं द्रविड़ के। ठीक है, कौन से मिल रहे हैं? द्रविड़ के। किंतु अधिकतर विद्वान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। ठीक है, अब आगे चले हम लोग। सिंधु सभ्यता का विस्तार, विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो ये 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो देखो इस तरह से ये तो हमारा कितना है? अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये तो है हमारा 1200 किलोमीटर, और अगर हम इस तरह से बात करें तो ये हमारा कितना फैला हुआ है? 1500 किलोमीटर। इस तरह से पूरब से पश्चिम तक 1500 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1200 किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, इसमें से क्वेश्चन बनता रहता है अक्सर करके। कौन सी जो हड़प्पा स्थल हैं वो किस जगह पर थे, कब किस सन में इनकी खोज हुई? ठीक है, किस नदी के किनारे थे, किसने इसकी खोज की? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। तो सबसे पहला स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है पश्चिमी पंजाब के साहिवाल जिले में पाकिस्तान का एक जगह है। ठीक है, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है हड़प्पा, तो वहाँ पर वो कहाँ पर है? पश्चिमी पंजाब के साहिवाल जिले में है। ये कहाँ पर है इस समय? पाकिस्तान में वर्तमान में। और इसकी खोज जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? रावी नदी के किनारे हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। ये जो स्थल है लरकाना जिला, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तान में लरकाना जिला में है, और इसकी खोज हुई थी 1922 में सिंधु नदी के किनारे, और इसकी खोज किसने की थी? रखालदास बैनर्जी ने। अब आती है नेक्स्ट नाम है हमारा, स्थान कौन सा है? सुतका गे डोर। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। इसकी खोज कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ये नदी थी इसकी दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क या दास्त एक ही बात है, दास्क नदी थी, और इसकी खोज की थी R.N. स्टाइलिन ने। चन्हू दड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज कब हुई? 1931 में हुई थी। ये किस नदी के किनारे हुई? सिंधु नदी के किनारे हुई थी। M.G. मंजूमदार, इसकी खोज किसने की? M.G. मंजूमदार ने इसकी खोज की थी। अब बात आती है रंगपुर। रंगपुर के यहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी खोज हुई 1953 में। ये कब हुई? ये कहाँ पर, कौन सी नदी बहती है? साबरमती नदी बहती है। MS बस्त। रोपड़ पंजाब में है। इसकी खोज हुई 1953 में सतलुज नदी के किनारे, और इसकी खोज की YD शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा ये राजस्थान में है। इसकी खोज भी कब हुई? 1953 में हुई। घग्घर नदी ए घोष, ठीक है, इसकी खोज किसने की? ए घोष ने की, ठीक है, नाम इधर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए घोष ने इसकी खोज की थी। अब आती है, देखो एक बात ध्यान देने की थी, ये सब मैंने क्रम से और लगाए हैं आपके लिए, कंफ्यूजन ही ना हो आपको, ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। देखिए, ये देखिए, मैंने देखो 1921 कैसे लगाए मैंने आपके, 1921, देखिए 1921, 1922, 1927, 1931, 1953, 53, ठीक है, तो एक क्रम से मैंने लगाया जिससे कि आप इजीली याद कर सकें। देखो जब भी फैक्ट्स आपको याद करने की बात आए तो आप क्या करेंगे, 4-5 फैक्ट्स एक दिन में याद करेंगे, सारे रटेंगे तो याद नहीं होंगे, तो 2-2, 4-4 याद करेंगे तो बार बार उनको देखेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोथल। लोथल की खोज कहाँ, लोथल जो कहाँ पर है, गुजरात में है। इसकी खोज हुई 1955 में भोगवा नदी के किनारे, और इसकी जो खोज करता है वो है SR राव। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हुई 1958 में। इसकी खोज किसने की? सॉरी, इसकी खोज किस नदी के किनारे हुई? हिंडन नदी के किनारे, और इसकी खोज भी किसने की? YD शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने। बनावली हरियाणा में है। 1973 में इसकी खोज हुई सरस्वती नदी के किनारे, और RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। देमाबाद महाराष्ट्र में है। 1974 में इसकी खोज हुई गोदावरी नदी के किनारे, रतीफ मुल्क ने इसकी खोज की। राखीगढ़ी हरियाणा में है। 1990 में इसकी खोज हुई सरस्वती नदी के किनारे, रतीफ मुल्क ने इसकी खोज की, मुगल ने इसकी खोज की, रतीफ मुगल। और धौलावीरा गुजरात में है। 1990 में इसकी जो खोज हुई भोगवा नदी के किनारे हुई, RS बिष्ट ने इसकी खोज की। देखिए मैंने सभी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट नाम ले लिए हैं यहाँ पे, स्थल जो है, ठीक है, जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैंने इसमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं। जो पेपर में अक्सर करके पूछे जाते हैं, खोजकर्ता पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। आपका पेपर पे आपका जो पैट का पेपर है, और लगभग की एक बार को SSC के प्री जितने भी पेपर है उसको भी आप दे सकते हैं, मतलब वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट मैटर मैंने एक ही बार में बनाया है, ठीक है। तो आप सभी पेपर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है केवल पैट ही आपको देना है, ठीक है। पैट के बाद आपको लेखपाल का भी पेपर देना है, आपको जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर देना है, क्योंकि पैट से जो वैकेंसी आएंगी मेन तो वो है ना आपके लिए, केवल पैट दे के ही थोड़ी रह जाना है आपको, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैटर इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब जो है 1 बाय 1 हम सब इंपॉर्टेंट स्थल्स को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्थल मैंने लिया है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा स्थल लिया है। हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई थी? 1921 में, आपको याद हो गया होगा, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, और ये जो स्थल है रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला? इसमें एक इमारत मिली, 12 कक्षों का अन्नानागार मिला, ठीक है, मतलब जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है। तो उसमें कितने कक्ष थे? 12 कक्ष थे, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या मिला है आपको? जौ और गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला है, कहाँ पर? हड़प्पा में। हड़प्पा में एक हड़प्पा में क्या मिला है? एक आपको कब्रिस्तान मिला है, जिसमें क्या है 57 शव मिले थे। कितने शव मिले थे? 57 शव मिले थे, ठीक है, मतलब लाश, मतलब क्या नाम है, आपको शव मिले थे, ठीक है। और उनमें से जो शव मिले थे उनमें से 37 ही सही रहे, ठीक है। मतलब इसको क्या बोला जाता है? समाधि 37 या R37 भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 20 शव तो खराब हो गए थे और केवल 37 शवों पर ही रिसर्च हो पाई थी, तो इसका जो नाम पड़ गया R37, मतलब रिसर्च 37, तो ये पड़ गया था, ठीक है। आगे चले हम। शवों के सिर ऊपर रहते थे और पैर इसके कहाँ रहते थे? दक्षिण में रहते थे। कैसे रहते थे? जैसे कि ऐसे समझेंगे आप लोग, इस तरीके से, सिर ऊपर हो गया और पैर इसके नीचे हो गए, मतलब कि नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। उत्तर में तो सिर हो गया और दक्षिण में पैर हो गए, ठीक है। अब बात करें, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। क्या किया जाता? दफनाया जाता था शवों को। उर्वरा की देवी जो थी, उर्वरा की देवी थी, एक मूर्ति मिली है यहाँ से हड़प्पा से। क्यों इसको उर्वरा की देवी कैसे माना हमने, कैसे समझ लिया? कि स्त्री के गर्भ से एक पौधे को उगता हुआ यहाँ पर दिखाया गया, तो इससे हमने ये समझा, ये मतलब मतलब समझ लिया कि ये क्या है? उर्वरा की देवी थी, इनकी पूजा की जाती थी। एक यहाँ पर शंख का बना हुआ क्या मिला है? बैल मिला है। ये 2 बार मिला लग गया है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं समझने के लिए, ठीक है। बैल, शंख का बना हुआ क्या मिल गया है? बैल मिला है यहाँ पे। बैलों का महत्व था यहाँ पर, गायों का महत्व नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो बैलों को ज्यादा महत्व देते, गायों को इतना महत्व नहीं देते थे। यहाँ पर क्या मिला है? एक और चीज मिली है, बटन के आकार की मोहरें भी मिली हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक फैक्ट बताया, ये वाला क्या बताया, कि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता, मतलब कि मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख दी है यहाँ पे। देखो, शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ पर थी? हड़प्पा में थी। जलाने की प्रथा कहाँ पर थी? मोहनजोदड़ो में थी। और
मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा कहाँ पर थी? रोपण में थी। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेपर में कभी कभार पूछ लेता है। अब मान के चलो, मानव के साथ कुत्ते को कहाँ दफनाया जाता? तो रोपण में। ठीक है, जलाने की प्रथा कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में। दफनाने की प्रथा कहाँ थी? हड़प्पा में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो जो है 1922 में खोज हुई थी। रखालदास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या नाम अर्थ है इसका? मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि कई बार पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। सबसे बड़ी इमारत एक विशाल क्या मिला है? स्नानागार मिला है। नहाने का स्नान का मतलब नहाने का स्नानागार मिला है। और सबसे प्रसिद्ध इमारत भी यहाँ की कौन सी है? विशाल स्नानागार ही है। नटराज की एक मूर्ति मिली है। भारत की सबसे पुरानी नृत्य कला शिव तांडव और शिव भगवान शिव, मतलब जो नटराज की मूर्ति मिली है वो क्या प्रदर्शित करती है? सबसे पुरानी नृत्य कला शैली को प्रदर्शित करती है, मतलब कि शिव तांडव को समर्पित है। ठीक है, शिव तांडव से मतलब इंडिकेट करती है। और ये किसको इंडिकेट कर रही है? एक तरह से भगवान शिव को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला है? पशुपति नाथ की मूर्ति के बारे में भी साक्ष्य मिले। ये भी किसको इंडिकेट करता है? भगवान शिव को इंडिकेट करता है। एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है यहाँ पर। ठीक है, जो हिंदू धर्म में बहुत ही फेमस है। स्वास्तिक चिन्ह होता है इस तरह से आपका, इस तरह से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है जो कि कांसे की बनी हुई है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध मूर्ति ये बोली जाती है। ठीक है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किसकी मिली है? कांसे की बनी हुई है, जो सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से इतनी सारी चीजें मिली हैं हमें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहीं पर मोहनजोदड़ो में ही एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, एक घर मिला है और एक कुआं मिला है। घर की जो पक्की ईंटें बनी हुई हैं वो किस अनुपात में बनी हुई हैं? 4-2-1 के अनुपात में। एक घर में एक क्या मिला है? कुआं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एक कुआं मिला है। घर पक्की ईंटों के बने हुए थे 4-2-1 के अनुपात में। ठीक है, जो ईंट थी वो किस रेशियो में थी? 4-2-1 में, मतलब कि 4 लंबाई हो गई, 2 चौड़ाई हो गई और 1 ऊंचाई हो गई, 4-2-1। ठीक है, अब ईंटों का यह रूप था। रूप तो मैंने बनाया नहीं, आप लोग कह रहे होगे, तो ईंटों का जो रूप था वो मैं बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से ईंट थी, इस तरह से ईंट चलती थी यहाँ पर। ठीक है, एल शेप में। ठीक है, एल शेप में यहाँ पर ईंटें चलती थी। श्रृंगारदान का साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। घोड़े के दांत मिले हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की जो है 2 प्रशासनिक राजधानी थी। कौन कौन सी थी? हड़प्पा की एक तो थी हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये अलग फैक्ट है, मतलब आपका मोहनजोदड़ो में नहीं है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है ना, हम पढ़ रहे हैं, आपको याद दिला दो, देखो मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग फैक्ट है। हड़प्पा की जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी 2 प्रशासनिक राजधानी बताई गई हैं। वो कौन कौन सी थी? एक तो हड़प्पा थी और एक मोहनजोदड़ो थी। और वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? हमारी लोथल थी। कौन सी थी? लोथल थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाणिज्यिक मतलब बंदरगाह वाली, जहाँ से व्यापार होता था, तो लोथल थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया ये भी। आगे चलते हैं हम लोग। चन्हू दड़ो। अब हम आ गए हैं किस पे? चन्हू दड़ो पर आ गए हैं। तो चन्हू दड़ो जो थे, चन्हू दड़ो जो जगह है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। 1931 में इसकी खोज हुई थी। MG मंजूमदार ने इसकी खोज की और सिंधु नदी के किनारे थी। ये कैसा स्थल है? ये एकमात्र ग्रामीण स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर जो ईंटें मिली हैं वो गोल आकार की मिली हैं, गोलाकार हैं। और मोहरें मिली हैं वो बेलनाकार मिली हैं। यहाँ पर एक साक्ष्य मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का चित्र मिला है। ठीक है, बिल्ली का पीछा कर रहा है कौन? कुत्ता। ठीक है, तो वो चित्र मिला है। लिपस्टिक और चूड़ी के साक्ष्य मिले। कई बार पूछा जाता है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चन्हू दड़ों से मिले हैं। हाथी दांत के साक्ष्य मिले, वो भी कहाँ से मिले हैं? चन्हू दड़ों से मिले हैं। अब बात करते हैं लोथल की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है हमारा। ये गुजरात में स्थित है। 1955 में इसकी खोज हुई थी। SR राव ने इसकी खोज की थी और भोगवा नदी के किनारे। अब बंदरगाह और वाणिज्यिक राजधानी थी कि कौन थी? हमारी लोथल थी। अब लोथल को ये मतलब ये हमने कैसे जाना? तो यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले, फारस की मुद्राएं मिली हैं। फारस की मुद्राएं मिली हैं। मम्मी के साक्ष्य मिले हैं जो मिस्र देश के हैं। तो इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि ये हमारा यहाँ से जो है हमारा फारस और मिस्र से व्यापार चलता था। चावल के दानों के भी साक्ष्य मिले यहाँ से। वस्तु से वस्तु का व्यापार होता था, ना कि मुद्रा का व्यापार था। मतलब कि अगर हमने किसी को चावल दे दी तो उसके बदले में वो गेहूं हमें दे देगा। तो वस्तु से वस्तु को बदला जाता था, मुद्रा से हम चीजों को नहीं खरीदते थे उस समय पर। हड़प्पा सभ्यता में लोथल में एक मुख्य सड़क पर एक ऐसा भवन मिला है जिसका द्वार सड़क पर था। ठीक है, मतलब एक घर मिला है जिसका द्वार कहाँ पर था? सड़क पर खुलता था। और अन्य सभी घरों के द्वार कहाँ पर खुलते थे? गली में खुलते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जो घर के द्वार था
वो सड़क पर खुलता था, तो वो है लोथल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात आ जाती है कालीबंगा की। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। 1953 में इसकी खोज हुई, एक घोष ने इसकी खोज की, और घग्गर नदी के किनारे। यहाँ पर क्या मिला है? काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, और हल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो खेती से रिलेटेड चीजें जो है कहाँ से मिली? हमें कालीबंगा से मिली हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो विदेशी व्यापार होता था, वो कौन कौन सी धातुएं होती थी? देखो, आयातित मतलब मंगाई जाती थी वस्तुएं, आयात किया जाता था। ठीक है, निर्यात में मतलब निर्यात करेंगे, आयात में मंगाएंगे। तो देखो, तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी राजस्थान और ओमान से आता था। चांदी कहाँ से आती थी? अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक और अफगानिस्तान से आता था। टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से आता था। गोमेद कहाँ से आता था? सौराष्ट्र से। लाजबर्द मणि कहाँ से आती थी? मेसोपोटामिया से। और सीसा कहाँ से आता था? ईरान और दक्षिण भारत से। ठीक है, तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये शुरुआत के सभी इंपॉर्टेंट, तांबा, चांदी, सोना और टिन, इनके बारे में अक्सर करके पूछेगा। ठीक है, पेपर में आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर। ठीक है, अब फैक्ट्स आ गए। ठीक है, हमारे स्थल खत्म हो गया, फैक्ट्स की बात करेंगे। तो हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर जो मिले हैं वो कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है और धौलावीरा है। धौलावीरा 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा हुआ था। कितने चरणों में बटा हुआ था? 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विकास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कैसी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगर और घर जो बने हुए थे वो कैसी पद्धति पर बने हुए थे? ग्रिड पद्धति पे बने हुए थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट के थ्रू पूछा जाएगा आपसे। घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल, देखो अभी क्वेश्चन पे हम पढ़ चुके लोथल के बारे में, लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में नगर 2 भागों में विभाजित थे। ठीक है, सभी जो नगर हैं सभी जगह के, वो 2 नगरों में विभाजित थे। परंतु एक धौलावीरा ऐसी जगह है, वहां पर 3 भागों में विभाजित था नगर। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। कृषि, हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। मतलब जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? वो कृषि थी। कृषि से ही जीवन यापन सारा होता था। हड़प्पा में मिली मोहरों में सर्वाधिक किसकी बनी हुई थी? शेल खड़ी की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। मतलब ये तलवार चलाना नहीं जानते, मतलब तलवार के कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मतलब कि अभी आज के टाइम पे हम किसका भी यूज करते हैं? चीनी का यूज करते हैं, पर ये लोग किसका यूज करते थे? मीठे के लिए शहद का यूज करते थे। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। जो भी तोला जाता था किसी भी चीज को, वो 16 के रेशियो में तोलते थे। जैसे कि हम जो है 100 के रेशियो में तोलते हैं। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, और 100 रुपए मिलकर के एक 100 का नोट बनता, तो हम 100 के रेशियो में तोलते हैं। पर यहाँ पर क्या था? 16 के अनुपात में ये सारी इकाइयां यूज करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा, ये बहुत कई बार पूछ लिया है, पेपर को हार्ड करता तो ये वर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अर्थ क्या है? सिंधु सभ्यता से ही है। क्या है? सिंधु सभ्यता का ये अर्थ क्या है? मेलूहा। ये पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में मेलूहा शब्द कहाँ से लिया गया? तो मेसोपोटामिया से लिया गया है। सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर और समाधि के साक्ष्य के अवशेष नहीं मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील मतलब एक सिर वाला, ऐसे कह सकते हैं। एक शील पर 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता कौन मिले हैं? मतलब एक ही पत्थर है और उस पर क्या मिला? 3 मुख वाले देवता कौन से मिले हैं? पशुपति नाथ देवता की मूर्ति मिली है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके चारों ओर, मतलब जो देवता थे पशुपति नाथ, उनके चारों ओर कौन कौन से जानवर है? आपके हाथी है, घोंडा है, चीता है, भैंसा है और 2 हिरण विराजमान है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखें हम लोग। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी किसकी पूजा की जाती है? मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अब एक आपके मतलब इंसान है पिग्गट, क्या नाम है इनका? पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। क्या बताया? जुड़वा राजधानी बताया। किस किस को? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है, क्योंकि धरती ही सब कुछ दे रही थी उन्हें, तो धरती को ही मानते थे। और बात भी सही है, धरती ही हमें सब कुछ देती है। शिव पूजा और वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, शिव की पूजा होती थी। ठीक है, मतलब शिव का नाम तो नहीं आया, पर शिव पूजा होती थी। ठीक है, और वृक्षों की पूजा होती थी, तो ये साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है,
सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ये ऊपर ही आ गया है, ठीक है। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग सबसे ज्यादा करते थे ये लोग। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का यूज करते, मतलब लाल मिट्टी का यूज करते थे, और उस पर रंग की डिजाइन कैसे होती थी, काले रंग से डिजाइन करते थे, उनका यूज करते थे। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त कुछ मौर्य पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर ये लोग पशु की बलि भी देते थे। तो कहाँ से ये साक्ष्य मिल रहे हैं, मोहनजोदड़ो से और कालीबंगा में पशु बलि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति से हुआ है। देखो, लिंग पूजा आप जानते होंगे, भगवान शिव की पूजा करते तो लिंग की पूजा की जाती है। तो ये संभवतः कहाँ से साक्ष्य मिले, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति से ये साक्ष्य मिल रहे हैं हमें, ठीक है। मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिलने का ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक थे, ठीक है। तो माता का सत्ता रहती थी, ठीक है। जैसे कि अभी आज के टाइम में क्या है, अक्सर करके पितृ सत्तात्मक से मतलब हमारा परिवार रहता है, पर इस समय पर क्या था, सिंधु सभ्यता में क्या था, मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया था, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखो, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इस तरह से चलती थी, ठीक है। आगे मैंने ये मेंशन किया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। इस सभ्यता में 64 मूल चिन्ह थे, ठीक है। इस सभ्यता का जो मूल चिन्ह थी या मतलब शैली थी, उसमें कितने चिन्ह थे, 64 चिन्ह थे। और इसको हम क्या बोलते थे, पिक्टोग्राफ, मतलब चित्र थे। तो इसलिए पिक्चर थी, तो पिक्चरों के द्वारा ये चित्र बनाए गए थे, मतलब ये शैली बनाई गई थी। तो इसको पिक्टोग्राफ या 64 चिन्ह मूल चिन्ह वाली शैली बोलते थे। भाव चित्रात्मक शैली या लिपि, इसका नाम भी हम बोलते थे भाव चित्रात्मक, भाव प्रकट हो रहे हैं चित्रों के द्वारा। और ये शैली जो लिखी जाती थी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सबसे ज्यादा स्थल वाला राज्य, मतलब सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो कहाँ पे खोजे गए हैं, अगर अभी हम वर्तमान के अकॉर्डिंग बात करें तो गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा में 350 से ज्यादा बस्तियां मिली हैं। सबसे बड़ा जो स्थल हमने खोजा है वो राखीगढ़ी खोजा है। भारत के बाहर का सबसे बड़ा स्थल, मतलब भारत के बाहर जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। और सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। अभी क्लास और है थोड़ी सी, ठीक है। अब बस समापन की ओर है क्लास। आपको बस मैं याद दिलाने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि आपने इतनी देर से अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट और आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड कराएंगे। और ये नहीं है कि आपको एक स्लाइड में इतना ही मैटर मिलेगा, मैं इस तरह से पीडीएफ सेट करूंगा कि आपको जैसे कि दो तरीके से पीडीएफ सेट करूंगा। एक तो कंप्लीट पीडीएफ मैं इसी तरह से डाल दूंगा, और एक क्या है कि एक पेज में आपको 4 पेज आप प्रिंट करा सकें। क्योंकि मैं क्या है कि मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या ब्लैक स्लाइड पे व्हाइट कलर से पढ़ा देते, तो वो प्रिंट नहीं करा पाते हैं बच्चे, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा कि स्टूडेंटों को प्रॉब्लम कम से कम हो। और कोई भी आपका सजेशन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और मैं अच्छे से अच्छा मैटर आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपका पैट और लेखपाल जो भी वैकेंसी आने वाली है जूनियर असिस्टेंट, तो उन सभी के लिए आप जो है मजबूत हो जाएं। अब बात करें आगे की हम लोग, जॉन मार्शल, ठीक है। अब आगे फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैकी के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ था वो बाढ़ एवं भूकंप के कारण हुआ था 1700 ईसा पूर्व के मध्य। तो इस सभ्यता का जो अंत हो गया है वो किसके द्वारा बताया जा रहा है, बाढ़ के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। और ये किसने बताया, जॉन मार्शल ने और अर्नेस्ट मैकी ने बताया, ठीक है। तो ये 1700 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता चली थी। तो अब क्या है कि आपको इसका कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है। हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 1 मिनट में आपसे बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपने मेरे मतलब अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और क्या है कि मैं अभी ये मैटर आपको जो प्रोवाइड कराया है सिंधु घाटी सभ्यता का कंप्लीट, मैंने आपको इन स्लाइडों में मैंने आपको मैटर दिया है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।